Hi all, this is Neha. I'm going to start to teach you the chapter of information practices of class 11, that is introduction of computer system. So first we are going to highlight on our syllabus. So in our syllabus there are some topics which we are included in. So computer system, what is a computer system? Computer system is an electronic device that can be programmed to accept data, process it and generate the result. नॉर्मल इंफॉर्मेशन जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट ग्रैब करती है, इनपुट डिवाइसेस से प्रोसेस करती है और आउटपुट क्रिएट करती है. सो दिस इज कॉल्ड एज कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में इन सब चीज़ों के अलावा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी असेंबल्ड होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को पूरा करते हैं. इसके अलावा this is the component and the computer architecture of computer, right, in which there is a input devices, some output devices, and there is a CPU. And this CPU, this is a memory and CU and ALU, that is control unit and arithmetic logical unit. आप यहाँ पे इस डायग्राम से पूरा अच्छे से शो हो रहा है कि जैसे इनपुट डिवाइस इनपुट डेटा को रिसीव करने के काम में करती है. यहाँ पे इनपुट डेटा रिसीव होता है. इनपुट डेटा रिसीव यूज़र से करने के बाद कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है, इस वाले पार्ट के पास जाता है. इस वाले पार्ट के पास जाने के बाद वो प्रोसेस इनपुट में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, उन पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, वो अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस वो परफॉर्म करता है और डेटा को फाइनली स्टोर करता है मेमोरी में फॉर द फर्दर यूज. एंड यूजर को उस डेटा को या उसका जो रिजल्ट यहाँ से क्रिएट हुआ उसके बाद वो शो करता है आउटपुट डिवाइसेस पे फाइनली. सो this is the basic process or basic organization, basic structure of the computer system. So now we are elaborating the each and every part of the computer system. That is, first thing is central processing unit. As I already discussed, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक तरीके का प्रोसेसर होता है. इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. ये एक्चुअल प्रोसेसिंग जो होती है, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेना, आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट देना, लेकिन जो बेसिक प्रोसेसिंग होती है इनपुट और आउटपुट की, वो प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है इन CPU, that is central processing unit. When CPU gets input from the input devices, the CPU then fetch the program, the data from the memory. As I already discussed, जब भी CPU को मेमोरी से यूजर से इनपुट डेटा मिला, वो पहले उस इंस्ट्रक्शन को जो भी उसे मिला है इनपुट में, उसे मेमोरी में फैच करता है कि वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं. फैच करने के बाद उसके ऊपर जो भी उसको अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, वो अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है. देन आफ्टर जो भी रिजल्ट प्रोसेसर क्रिएट करता है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, वो रिजल्ट वापस से आउटपुट डिवाइसेस में शो हो जाता है, शो किया जाता है और उसे वापस से मेमोरी में सेव कर दिया जाता है फॉर द फर्दर यूज. फाइन. तो CPU बेसिकली उसके टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ALU एंड CU. ALU दैट मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. इसकी फुल फॉर्म, ये एब्रीविएशंस भी याद करने हैं, कई बार एग्जाम में एब्रीविएशंस भी आ जाते हैं. तो ALU दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन. एज नेम इम्प्लाइज दैट अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी भी इनपुट डेटा पर. एंड CU जो होता है कंट्रोल यूनिट, ये सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के काम करता है. दैट मीन्स ये एक्चुअली कंट्रोल करने के काम करता है कि कौन सा डेटा कब जाएगा, किस प्रोसेसर को कौन सा रिसोर्स एलोकेट होगा, क्या कैसे इंटरप्रेट करना है, कौन सी बस पे कौन सा डेटा जाएगा. तो सारे कंट्रोलेशन जो पावर होती है कंप्यूटर की, दैट इज इंक्लूडेड इन द CU. So what are the input and the output devices? They are the basic devices. They are the basic topics. That is input devices, as we saw in this diagram: keyboard, mouse, scanner, touch screen. They all are the input devices which gives the input to the CPU for the further processing.
ये जो सीपीयू में जो हम इनपुट देते हैं कंट्रोल सिग्नल की फॉर्म में, वो बेसिकली एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं, लेकिन सीपीयू को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म समझ में नहीं आता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें नहीं, इनपुट डिवाइसेस को क्या करना होता है कि इनपुट डिवाइसेस उस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, बाइनरी दैट मीन्स 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, ताकि वो सीपीयू को अंडरस्टैंड हो सके। सो इनपुट डिवाइसेस के दो काम होते हैं, इनपुट भी ग्रैब करना, इसके अलावा उस इनपुट को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके और सीपीयू को प्रोवाइड कराना। ये दोनों काम कंप्लीट करता है इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल दे ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस। हम लोगों ने बहुत ही जनरल लाइफ में एग्जांपल देते हैं, हम गूगल वॉइस सर्च का यूज करते हैं, जिसमें हम क्लिक करके फाइनली मतलब इस तरीके का एक सिंबल होता है वॉइस का, माइक का, जिसमें हम लोग कुछ भी इनपुट देते हैं वॉइस के थ्रू, वो सर्चिंग इंजन में जाके सर्च करता है उसी डेटा को। ठीक है, तो वो एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग उसमें वॉइस के थ्रू इनपुट दे रहे हैं। इसी तरीके से कीबोर्ड से भी हम इनपुट देते हैं, स्कैनर से भी हम इनपुट देते हैं, और टच स्क्रीन को टच करके भी हम इनपुट देते हैं। फाइन। So next thing is output devices. What are the output devices? Output devices are which that receive the data or receive the output from the CPU and show it towards the user. ये एक डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं जो ये आउटपुट डिवाइसेस में इंक्लूडेड होती हैं। ये एक्चुअली जो सीपीयू डेटा जनरेट करता है या रिजल्ट जो जनरेट करता है, दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। सो आउटपुट डिवाइसेस हैज अनदर वर्क टू कन्वर्ट दिस डिजिटल डेटा इन human readable form. For example, they all are the output devices like display monitors, speaker, printer and 3D printer. They all are the output devices. So next topic of our chapter is evaluation of computer. What are the evaluation? Evaluation मतलब कंप्यूटर की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, कहाँ से सबसे पहले कैसे एक छोटा सा मॉडल तैयार हुआ, उसके बाद कुछ चिप्स एक आईसी पे बनाई गई, फिर उसके बाद उन चिप्स पे जो ट्रांजिस्टर्स जो भी कंडक्टर्स लगाने थे उनकी क्वांटिटी और इंक्रीज करते करते किस तरीके से हम एक सुपर कंप्यूटर, एक बहुत ही फास्ट स्मार्टफोन पे एक हमारा जनरेशन आ चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले जो आर्किटेक्चर दिया था सीपीयू का, वो वॉन न्यूमैन ने दिया था। सीपीयू का इसने इन्होंने जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर सबसे पहले डेवलप किया गया था सीपीयू का। इन्हीं के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस थे, मेमोरी थी, सीयू था, कम्युनिकेशन चैनल थे डेटा को रिसीव करने के लिए, और आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस थे। इन्होंने ही सबसे पहले ये आर्किटेक्चर क्रिएट किया था। इस आर्किटेक्चर को इनियाक कहा गया था, इन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। दिस is the first binary programmable computer based on the Neumann architecture. ये ENIAC जो था ये first programmable binary computer था जो कि create किया गया था by the non-Neumann architecture. इसके बाद इसके ये 1945 में किया गया था, starting में ये 1945 में create किया गया था। इसके बाद 1945 में इसको क्रिएट करने के बाद फिर इस पे इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई किया गया। इसके बाद 1970 में LSI क्रिएट किया गया, दैट इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर सेम इसी स्ट्रक्चर को लाके एक सिंगल चिप पे बहुत सारे प्रोसेसर को इंटीग्रेट किया गया था। इससे हमारा वर्क बहुत ही इजी, कंपैरेटिवली इजी हो गया था। फिर इसके बाद 1980s में VLSI, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया था, जिसमें एक ही चिप पे, स्मॉल साइज चिप पे 3 मिलियन कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर दिया गया था। देन आफ्टर फैब्रिकेट आईसीज क्रिएट की गई और LSI यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया। इसके बाद पर्सनल कंप्यूटर क्रिएट किया 1981 में, जो कि IBM में क्रिएट किए। देन आफ्टर 1990 में WWW ने, जब से नेट का यूज स्टार्ट हुआ, जब से कंप्यूटर का यूज बहुत इंक्रीज हो गया एंड उसका डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंस जनरल से
इंक्रीज होती चली गई। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट हुई उसके बाद लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ये सारे डिजिटल डेटा क्रिएट किए जाने लगे। इनमें डे बाय डे मेमोरी इंक्रीज करके और इसकी स्पीड को इंक्रीज करके ये एक नए अपग्रेडेशन क्रिएट होने लगे। So this is the basic architecture of the computer system और basic evolution of the computer, that is सबसे पहले अबेकस था 500 BC में जो यूज किया जाता था, फिर पेंसिल लाइन यूज किया गया था जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेडली सेम प्रोसेस से किया जा सकता था। फिर एनालिटिकल इंजन आए, उसके बाद टेबल्स के फॉर्म में कैलकुलेशन होने लगे, फिर ट्यूरिंग मशीन आई जिन पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होने लगे, और उसके बाद नॉन ह्यूमन जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं वो आर्किटेक्चर उसके बाद क्रिएट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस इज डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। एज वी डिस्कस, डेटा डिलीशन और रिकवरी, हमारे डेटा को सेव करना, डिजिटली सेव करना थोड़ा मुश्किल होता है। डेटा कई बार क्रैश हो जाता है, कोई वायरस आ जाता है, कई बार एक्सीडेंटली और हैकर्स के थ्रू हमारा डेटा हमारे स्टोरेज डिवाइसेस से रिमूव हो जाता है। तो इस डेटा को वापस रिकवर करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और डेटा को रिकवर भी सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उसके अंदर data is recovered only if the content and memory space marked as deleted have not been overwritten by the some other data। जब तक कि आप उसको ओवररिट नहीं किए हो उस डेटा को उस प्लेस पे, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, अदरवाइज उसकी रिकवरी भी पॉसिबल नहीं है। So what is the data recovery? Data recovery is a process of retrieving data, corrupted and lost data from the secondary storage devices। सिंपल डेटा रिकवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डिलीट जो आपका डेटा हो गया है उसको रिट्रीव किया जा सकता है, करप्ट हो गया है कोई डेटा उसको रिकवर किया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप जब फाइल को सेव करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो फाइल का सिर्फ फोल्डर रह जाता है, उसकी करप्टेड फाइल रह जाती है और उसके अंदर का डेटा लॉस्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डेटा डिलीशन। Fine. So it can be done by the two methods. First one is if the data is deleted by some authorized person or software। अगर डेटा का जो डिलीशन है वो किसी ऑथराइज पर्सन से या फिर किसी सॉफ्टवेयर से हो रहा है, तो उसको आप अवॉइड करने के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम में कुछ लिमिटेड एक्सेस लगा सकते हो, उसमें पासवर्ड लगा सकते हो जिससे कोई अनऑथराइज पर्सन उसको यूज ना करे। और इसके अलावा आप अपनी फाइल्स को इंक्रिप्टेड फॉर्म में, इंक्रिप्टेड मतलब कोडेड, किसी फाइल को कोडिंग फॉर्म में क्रिएट करके रख सकते हो जिससे कि अनवांटेड कोई भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन ना कर सके और वो प्रोटेक्ट फॉर्म में रहे। फाइन। And the next process of recovery is unwanted recovery of data by unauthorized person। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी सब सिस्टम पे बैठे, आपने अपना डेटा इंस्टॉल किया या डेटा क्रिएट किया और आपने वहां से डेटा को डिलीट कर दिया, अपना यूज करके लेने के बाद आपने उस डेटा को डिलीट कर दिया। लेकिन आपने उस डेटा को डिलीट कर दिया, क्या वो परमानेंटली वहां से डिलीट हो गया? नहीं, वो वहां से डिलीट नहीं हुआ, उसको रिकवर किया जा सकता था और कोई अनदर पर्सन आया, उसने उस डेटा को रिकवर करके उसको यूज कर लिया। So this is called when the unwanted recovery of data by an unauthorized person। Many times we discard our old, broken and malfunctioning storage without taking care of deleted data। हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं और उसको डिलीट नहीं करते। वी अज्यूम दैट द कंटेंट ऑफ डिलीटेड फाइल्स आर परमानेंटली रिमूव। हम ये सोच लेते हैं कि वो परमानेंटली रिमूव हो गई, लेकिन इफ दीज स्टोरेज फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ मिस्चीवियस मॉन्गर, और अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ लग जाती हैं, किसी मिस्चीवियस मॉन्गर्स के हाथ लग जाती हैं और वो उनको इजीली रिकवर कर लेता है, तो आपका कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा बहुत इजीली रिट्रीव किया जा सकता है। सो बी अवेयर अबाउट इट। Next topic of our syllabus is memory। So it is a part of the control processing unit। So memory is a space where we can store our data for the temporary or the permanently use। So it is a space where data, instructions, our devices, our softwares are being saved। So it is of three types: primary memory, secondary memory and cache memory।
Primary memory is a memory which is temporary. Basically, it's not temporary, it is temporary as well as read only memory. So it is an essential component of the computer system. जो भी इंस्ट्रक्शन सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू के पास सेंड किए जाते हैं वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में ही सेव होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में ही फैच होते हैं। वो प्राइमरी मेमोरी में अगर वो इंस्ट्रक्शन या डेटा नहीं मिलते हैं देन वो सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं। सो प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड एज अ मेन मेमोरी फॉर द कंप्यूटर सिस्टम. It is of basically two types, that is RAM, random access memory, and read only memory. Next is RAM. RAM is a volatile memory, that is, as long as power is supplied to the computer, it retains the data in it. But as soon as power supply is turned off, all the data of RAM is wiped off. जैसे ही डेटा लाइट स्विच ऑफ होती है या लाइट ऑफ होती है तो उसके बाद सारा डेटा रिमूव हो जाता है, और अगर लाइट ऑन है तो ही डेटा रिटेन करता है. दैट मीन इट इज अ टेम्पररी मेमोरी while the computer is working. Temporary memory, that means it is a volatile memory. RAM is usually referred to as a main memory and it is faster than the secondary memory or the storage devices. And next thing is ROM is a non-volatile memory, that means data or content are not being lost when the computer has been turned off. Computer के turn off होने के बाद भी data loss नहीं होता है, ये एक तरीके की read only memory होती है, ये small होती है, faster होती है, permanent होती है as compared to RAM. Next is secondary memory. Secondary memory has limited storage capacity, thus a computer system needs secondary memory to the permanently store. Actually प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, सो डेटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं. सेकेंडरी मेमोरी एक तरीके की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, लेकिन कंप्यूटर से जो भी डेटा फैच होता है एज प्राइमरी मेमोरी में सर्च होता है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में उसको सर्च किया जाता है. ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी एंड चीपर होती है, एंड डायरेक्टली एक्सेस इसका सीपीयू से नहीं होता है. Fine. Secondary memory के examples like hard disk, compact disk, that is CD, DVD, that is digital video display. ये DVD का abbreviation बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है पहले. Digital video display, memory card, etc. Next is cache memory, that is the third type of the memory, cache memory. Cache memory actually एक ऐसी memory होती है जो कि बहुत ही फास्टर होती है और कंपैरेटिवली बहुत ही एक्सपेंसिव होती है. एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्टर होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को फैच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो बड़ी मेमोरी होती हैं. तो इससे जब तक वो मेमोरीज डेटा को फैच करके नहीं देती, प्रोसेसर अपना वर्क स्टार्ट नहीं कर पाता और उसको लीन रहना पड़ता है, खाली रहना पड़ता है. इसकी वजह से सीपीयू की एफिशिएंसी कम हो जाती है. तो सीपीयू की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है और जो लगातार यूज आ रहा है उस डेटा को मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर उसकी कॉपी सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी में स्टोर कर दी जाती है, जिससे कि उन डेटास को तो एटलीस्ट सर्च करने के लिए मेन मेमोरी तक नहीं पहुंचना पड़े, वो डेटा कैशे मेमोरी में ही मिल जाए. एक्चुअली कैशे मेमोरी बहुत ही छोटी मेमोरी होती है और बहुत ही फास्टर मेमोरी होती है, और अगर उसमें डेटा मिल जाता है सीपीयू को तो उसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है, डेटा बहुत ही जल्दी फैच हो जाता है. और अगर वो नहीं मिलता है तो डेटा मेन मेमोरी में सर्च किया जाता है. तो सीपीयू कैशे मेमोरी एक छोटी मेमोरी होती है. इट स्टोर्स द कॉपी ऑफ डेटा दैट इज फ्रिक्वेंटली एक्सेस बाय द प्राइमरी मेमोरी लोकेशन. सॉफ्टवेयर्स का अपने आप में कोई यूज नहीं है, ये अपने आप में कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है. हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है. अगर हमें किसी भी हार्डवेयर को यूज करना है, सपोज हमें किसी प्रिंटर को यूज करना है या हमें किसी अगर हमें किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी हार्डवेयर को यूज करना है तो हमें उसको
हार्डवेयर का यूज़ करने के लिए हमें उसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। सपोज हम किसी मॉडेम को यूज़ कर रहे हैं और हमें किसी प्रिंटर को यूज़ करना है, तो उस प्रिंटर या मॉडेम को यूज़ करने के लिए उसके रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर को हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी जाके हम उसको यूज कर पाते हैं। हम डायरेक्टली हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते डू दिस वर्क, राइट। सो हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, यूजर इंटरेक्ट करता है उस हार्डवेयर से। एक्चुअली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होता है, ये बेसिकली आप एक नॉर्मल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, लाइक सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो बेसिकली टाइप्ड फॉर्म में होती है, कोई पेन ड्राइव या सिस्टम में इंस्टॉल होती सेव होती है, जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं। इसी तरीके से हार्ड कॉपी वो चीज़ होती है जिसे हम जो कि प्रिंटेड कॉपी होती है, जिसे हम बहुत ही इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और इजीली टच कर सकते हैं। इसी तरीके से हार्डवेयर को भी हम इजीली फिजिकली टच कर सकते हैं। So examples of the softwares are Ubuntu, Kubuntu, VLC Player, Photo Editor. They all are the examples of the software. So what is the need of the software? Software, as we already discussed, कि software is used to make the computer hardware useful and operational. आपको किसी भी हार्डवेयर को यूजफुल बनाना है या ऑपरेशनल फॉर्म में लाना है तो आपको उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट टॉक टू द इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली। हम डायरेक्टली कंप्यूटर को या प्रिंटर को ये नहीं कह सकते प्रिंट दिस। वी हैव टू interact with this hardware, with this printer by the software which is installed in our computer itself. Fine. So basically software provide an interaction between the hardware and the users. Software is of three types, that is system software and programming tool and application software. So system softwares are the software which are the basic software which are already installed in the computer. They are of three types: operating system software, system utilities and device driver. Operating system OS, that is Windows 7, Windows Vista सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं. So operating system is a system software that operates the computer. An operating system is the most basic system software without which other software cannot work. Next is system utility. System utility is mainly used to maintain and configuration of the computer system is called system utility. ये basically computer की configuration को maintain करने के लिए use किया जाता है. ये two types का होता है, एक तो shipped और non shipped. Some system utilities are shipped with the operating system. For example, disk fragmentation tool, formatting and restoring tool. और कुछ सॉफ्टवेयर्स नॉट शिप्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल नॉट शिप्ड मतलब जो कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं पर मस्ट नहीं होते. फॉर एग्जांपल एंटीवायरस जो कि कंप्यूटर के सिस्टम को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के काम आता है. डिस्क क्लीनर, डिस्क कंप्रेशन एंड द सॉफ्टवेयर. डिवाइस ड्राइवर, they are the basic drivers which we have to install in the computer. Actually operating system cannot manage all the peripheral devices which are used to installed in the computer. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक बेसिक सिस्टम होता है जो कि जो मेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इंस्टॉल करने के काम में आता है. लेकिन हम नाउअडेज हमें बहुत सारे हम इनपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को हम नए तरीके के माउस, कीबोर्ड और भी बहुत तरीके की चीज़ें, ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में. तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज नहीं कर पाता है. तो उन ड्राइवर्स को मैनेज करने के लिए, उन हार्डवेयर्स को मैनेज करने के लिए डिवाइस ड्राइवर को यूज किया जाता है. Basic purpose of device driver is to ensure proper functioning of the particular device. When it comes to the overall working of a computer system, the operating system does the work, but every day new devices and the components are being added to the computer, so it is not to be possible for the operating system alone to manage all the existing and the new peripherals. Fine.
where each devices has diverse characters. हर डिवाइस की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला मैनेज नहीं कर पाता, सो उसको मैनेज करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम डिवाइस ड्राइवर करता है. सो that is next topic of our chapter is application softwares. Application software basically two types के होते हैं, general purpose software and the specific purpose software. General purpose software जो होते हैं, जो basically general purpose होते हैं, जैसे calculator, paint, mozilla, firefox, adobe reader, वेब ब्राउजर, दे ऑल आर द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जिनके पर्पस इजीली मतलब जिनके पर्पस जो होते हैं, हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड होते हैं, कि मोजिला वेब ब्राउजर वेब ब्राउजिंग के काम आएगा, वीएलसी वीडियो या ऑडियो प्ले करने के लिए काम आएगा, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेटिंग कर सकते हैं, पेंट के थ्रू हम कोई कट कॉपी पेस्ट या पेंटिंग का काम कर सकते हैं. पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर हमके कस्टमाइज जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो टेलर मेड होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द यूजर स्पेसिफिकेशन या यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट किए जाते हैं. जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट, वेब मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनको सपोज करो हमारे स्कूल की या हमारे कॉलेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको क्रिएट किया जाता है. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द software that is hardware, and the user operating system is used to interact between the hardware. You can see easily hardware is used to interact between these two. And next topic of our syllabus is proprietary or free or open source software. That is the last topic of our syllabus. Proprietary, free and open source. First we will discuss about फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं और ओपन सोर्स होते हैं. ओपन सोर्स मींस दैट उनका सोर्स कोड फ्रीली नेट पे अवेलेबल होता है, इंटरनेट पे आप उस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो और उसको रीलॉन्च कर सकते हो फ्रीली, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है. एंड ये तो हो गए फ्री एंड ओपन सोर्स. अब आते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं. फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स जो फ्री एंड ओपन सोर्स होते हैं उनके एग्जांपल लाइक पाइथन, लिब्रो ऑफिस, ओपन सोर्स, मोजिला, फायरफॉक्स, उबुंटू, दे ऑल आर द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनके सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं होंगे नेट पे. आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते हो. जैसे स्काइप, एडोब रीडर, ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं हम उनको इंस्टॉल फ्रीली इजीली नेट से किया कर सकते हैं. इसके बाद होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. दे आर दो सॉफ्टवेयर which is used where used has to be purchased from the vendor who has the copyright of the software. obviously बात है कि प्रॉपर्टी है वो उसकी, किसी प्रॉपर्टी की, किसी वेंडर की. अगर आपको उसको यूज करना है तो आपको उसको परचेस करना पड़ेगा, आपको उसका पे करना पड़ेगा, देन यू आर रेडी टू यूज these software. They are called proprietary software. So for example Microsoft Windows, Tally and Quick. Thank you.